गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम रिकंसिलिएशन के कुछ क्वेश्चंस बेटा शुरू करेंगे। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना ये क्वेश्चंस। आ जाओ बेटा मेरे साथ। स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। गिवन बिलो इज द ट्रेडिंग एंड पीएल ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1993। तो आपको क्या दे रखा है बेटा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। मतलब आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल अकाउंट्स दे रखे हैं। ठीक है, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। याद करो बेटा, ये है कौन सा प्रॉफिट? ये है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसके अलावा बाय साइड पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और डिविडेंड रिसीव्ड। फिर उसने कहा कंपनी मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड यूनिट्स इन द कॉस्ट अकाउंट्स। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन अलॉटेड टू प्रोडक्शन एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. Administrative expenses are 6 rupees per unit produced and selling expenses are 8 rupees per unit sold. Prepare costing PL of the company and reconcile the same with profit disclosed by financial accounts. बेटा क्या बनाने को कहा है? Costing profit and loss account. बेटा क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग PL दे रखा है और उसने कॉस्टिंग PL बनाने को कहा है। बेटा याद रखना, कॉस्ट शीट में और कॉस्टिंग पीएल में बस एक ही डिफरेंस है बेटा। कॉस्ट शीट जो होती है ना, वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है, जबकि कॉस्टिंग पीएल स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बेटा, टी शेप अकाउंट फॉर्म में बनता है। तो आपको कॉस्ट शीट नहीं बनानी है, आपको कॉस्टिंग पीएल बनाना है। चलो मेरे साथ हेडिंग जरा लिखोगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे पेज पे बनाना बेटा फॉर्मेट। चलो बना लो बेटा, फॉर्मेट बना लो, करना शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, साथ साथ ना बेटा ट्रेडिंग पीएल को देखते हुए चलना। मुझे बताओ सबसे पहली चीज क्या लगी है बेटा? मटेरियल लगा है सबसे पहले। तो यहां पर लिखो 2 मटेरियल। कितने रुपए का मटेरियल लगा बेटा? 27,40,000 रुपीज का मटेरियल। ठीक है, मटेरियल लगाया आपका 27,40,000 का। फिर बेटा क्या लगी हैं? वेजेस। फिर लगी हैं वेजेस, तो 2 वेजेस। कितने रुपए की? 15,10,000 रुपीज की वेजेस लगी हैं। अब कॉस्ट शीट याद करो, मटेरियल प्लस वेजेस हमारी क्या आ जाती थी? प्राइम कॉस्ट आ जाती थी। 42,50,000 की प्राइम कॉस्ट। फिर लगे हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर लगे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो क्वेश्चन देखो, फैक्ट्री यहां पर देखना, इन द कॉस्ट अकाउंट्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैव बीन अलॉटेड टू प्रोडक्शन एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो उसने कहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं प्राइम कॉस्ट का 42,50,000 का 20%, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 8,50,000 के। तो ये मेरी आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 51 लाख। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 51 लाख। ठीक है, याद करो, अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो तो नहीं है। माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो दे रखा है आपको। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। आओ जरा मेरे साथ,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल लगा 64 का, वेजेस लगी 36 की और फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगे 20 के। तो एडअप करो 64 प्लस 36 प्लस 20, 1,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये आ जाएगी नेट फैक्ट्री कॉस्ट 49,80,000। ठीक है, फिर याद करो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। याद करो कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड होते थे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो ऐड होते थे। और पढ़ना बेटा, देखो सेकंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ₹6 पर यूनिट प्रोड्यूस। तो एक यूनिट प्रोड्यूस्ड का 6, तो जरा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस निकालेंगे जरा। वर्किंग नोट बनाना जरा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सुनना मेरी बात बेटा, याद करो हमने एक चैप्टर करा है बजटरी कंट्रोल, उसमें हमने प्रोडक्शन बजट पढ़ा था बेटा। मैंने आपको प्रोडक्शन का फॉर्मूला बताया हुआ है। प्रोडक्शन का फॉर्मूला है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पढ़ो क्वेश्चन में, सेल्स है 60,000 यूनिट्स की, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 2,000 यूनिट्स का। तो सेल्स है 60,000 यूनिट्स की, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 2,000 यूनिट्स का, ओपनिंग स्टॉक कोई है नहीं, तो प्रोडक्शन हो गया 62,000 यूनिट्स का। ठीक है, प्रोडक्शन आ गया 62,000 यूनिट्स का। अच्छा, एक यूनिट का 6 है, तो 62,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का 3,72,000। तो ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 49,80,000 प्लस 3,72,000, 53,52,000, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। कॉपी कर लो बेटा यहां तक। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, लेकिन हां क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। कितने यूनिट्स थे क्लोजिंग स्टॉक के? 2,000 यूनिट्स थे। मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होता है बेटा। 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है, तो पहले निकालो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट आ गई ना, तो 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट बेटा अपने आप आ जाएगी। तो पहले निकालो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट। निकालो कॉस्ट पर यूनिट। सुनो कैसे करना है, ये देखो मुझे बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई? 53,52,000 आई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 53,52,000 आई। बेटा ये कितने यूनिट्स को बनाने की आई है? 62,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट आई है। तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 53,52,000 डिवाइड बाय 62,000, 86.32 एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 86.32, तो 2,000 यूनिट्स को बनाने की 172,640। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 51,7
79360, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते थे सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स, अब देखो जरा, सेलिंग ओवरहेड्स के लिए क्या कहा है? सेलिंग ओवरहेड्स आर 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। तो एक यूनिट सोल्ड का 8, तो आपने यूनिट्स बेचे कितने? 60,000। तो 60,000 यूनिट्स का 4,80,000, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। 5659360, 5659360 आ गया पॉइंट सबका, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बेटा बाय साइड पे हमारी आती है सेल्स। ट्रेडिंग पीएल देखो, आपको सेल्स दे रखी थी, सेल्स आपको दे रखी है 60 लाख, सेल्स 60 लाख, बस। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपका क्या आ गया? प्रॉफिट। 340,640, ये आपका प्रॉफिट आ गया। और ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? ये हो गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये हो गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई ये वाली सबको? ये हो गया आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में बताओ, आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दे रखा था 325,600 और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स दे रखा है 340,640। तो दोनों प्रॉफिट्स में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस किस रीजन की वजह से आ रहा है, उसके लिए बेटा क्या बनाओगे? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो अब हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हेडिंग लिखोगे मेरे साथ, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा अपना एक बात सुनना, अब आपके पास दो प्रॉफिट्स हैं, एक है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स और एक है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू करोगे तो आपको अराइव करना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स पे। अगर आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से शुरू करोगे तो आपको अराइव करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स पे। दोनों में से कोई भी कर सकते हो बेटा। हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। तो हेडिंग लिखो मेरे साथ, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। वो दे रखा है आपको 340, 640। फिर लिखो ऐड और लेस। जैसे बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। बना लो, ये करना शुरू करते हैं बेटा। करें? चलो अब बेटा आपको करना क्या है, आपको ना ट्रेडिंग पीएल की एक एक आइटम को कॉस्टिंग पीएल की एक एक आइटम से बेटा कंपेयर करते जाना है, ठीक है। चलो, मटेरियल कॉस्टिंग पीएल में 27,40,000 है और ट्रेडिंग पीएल में भी 27,40,000 है, तो ये तो सेम है बेटा। वेजेस ट्रेडिंग पीएल में 15,10,000, कॉस्टिंग पीएल में भी 15,10,000, सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब यहां से सुनना ध्यान से, कॉस्टिंग पीएल में 850 और ट्रेडिंग पीएल में 830, तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अब सुनना, याद करो कल वाली क्लास मैंने आपको कहा था कि ओवरहेड्स ट्रेडिंग पीएल में कौन से बुक होते हैं? हमेशा एक्चुअल। तो ये जो 830 के ओवरहेड्स हैं, ये कौन से हैं? ये एक्चुअल हैं।
जबकि बेटा कॉस्ट शीट में जो ओवरहेड्स बुक होते हैं ना, वो एक्चुअल नहीं, वो एब्जॉर्ब्ड बुक होते हैं, वो एब्जॉर्ब्ड बुक होते हैं। अब सुनना ध्यान से, मुझे बताओ, कॉस्टिंग पीएल में आपने ओवरहेड्स ज्यादा बुक करे कॉस्टिंग पीएल में, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया। हमें कहां से कहां जाना है? कॉस्ट से कम प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट पे जाना है, कम से ज्यादा पे जाना है। तो बेटा कम से ज्यादा पे जाने के लिए ऐड करोगे, है ना? ऐड तो आ गया, अब लिखना क्या है सुनना बेटा। एक्चुअल कितने हैं? 830 और एब्जॉर्ब कितने करें? 850। तो एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं। और मैंने कल क्या कहा था? एब्जॉर्ब ज्यादा करोगे तो वो होगा ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ऐड में लिखोगे आप ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने रुपए का ओवर एब्जॉर्प्शन है? 20,000 रुपीज का ओवर एब्जॉर्प्शन है। हो गया बेटा सबका तरीका। अच्छा अगला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्टिंग पीएल में 120 है, और यहां पर भी बेटा 64 प्लस 36 प्लस 20 120 है। तो यहां तक अभी कोई चेंज नहीं है। अच्छा अगला ध्यान से, अब ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आपने कॉस्टिंग में बुक करे 372 और ट्रेडिंग पीएल में आपने बुक करे 382 400। तो मुझे बताओ बेटा, कॉस्ट शीट में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कम बुक करे तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम रह गया। कहां से कहां जाना है? ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, कॉस्ट से फाइनेंशियल पे जाना है। तो ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है तो लेस करोगे। और बेटा वर्ड क्या बोलोगे बताओ? कॉस्टिंग पीएल में कौन से ओवरहेड्स आते हैं? एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब कम है, एब्जॉर्ब कम करे तो इट विल बी अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। तो लेस में आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कितने रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन है बेटा? 10,400 का अंडर एब्जॉर्प्शन है। समझ आ रहा है तरीका? तो टिक कर लो इसे, हो गया इसका। चलो अगला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहां पर बुक किया है, कॉस्ट शीट में बुक किया है 172,640 और ट्रेडिंग पीएल में बुक करा है 160। अब सुनो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या रूल होता है? क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा ना, प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। क्योंकि सोचो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग पीएल में बाय साइड पे आता है। बाय साइड मतलब इनकम साइड। इनकम साइड जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ, कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा बुक करा कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम रह गया। कहां से कहां जाना है? ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, कॉस्ट शीट से फाइनेंशियल पे जाना है। तो ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाने के लिए लेस करोगे, लेस। अब सुनो, लेस तो आ गया। अब स्टॉक के साथ वर्ड वैल्यूएशन यूज करना, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन। तो आप इसे कह सकते हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, या आप इसे कह सकते हो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, जैसे मर्जी कह लो। तो हम लिखेंगे लेस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन, बताओ, कॉस्ट अकाउंट्स। कितने रुपए का ओवर वैल्यूएशन है? 12,640 का। लो, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया बेटा, टिक कर लो दोनों जगह पे, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। समझ आ रहा है?
अच्छा, फिर इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स। बेटा सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में बुक करे 480 और यहां पर बुक करे 450, तो कॉस्ट शीट में आपने कॉस्ट शीट में ज्यादा बुक करे हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा, कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, क्या करोगे? ऐड। ऐड। और बताओ कहोगे क्या इसे? इसे आप कहोगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब ज्यादा करे हैं, कितने रुपए का ओवर एब्जॉर्प्शन है बेटा? 30,000 रुपीज का ओवर एब्जॉर्प्शन है। सब बताओ, बात समझ आई? मेरे ख्याल से बेटे कॉस्ट शीट की सारी आइटम्स हमारी टिक हो गई हैं। पहले यहां तक कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कॉस्ट शीट की बेटा सारी आइटम्स टिक हो गई। अब चेक करो क्या ट्रेडिंग पीएल की कुछ आइटम्स रहती हैं बेटा? हाँ, ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहते हैं बेटा। सुनो सुनो बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पीएल में डेबिट हुए तो उन्होंने ट्रेडिंग पीएल के प्रॉफिट को कम कर दिया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया। कॉस्ट अकाउंट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा आते ही नहीं, तो कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो ज्यादा प्रॉफिट से कम पे जाना है, क्या करोगे? लेस। और लेस में लिखोगे आप आइटम्स डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, डैश करके लिखना क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चेक करो कितने रुपए के थे? 60,000 के। पक्का बताओ क्लियर हुआ बेटा? लिख लो। समझ आ गया? चलो एक और लास्ट बेटा। बेटा एक आइटम रहती है अभी टिक होने वाली, डिविडेंड रिसीव्ड। अब सुनो, डिविडेंड रिसीव्ड ट्रेडिंग पीएल में क्रेडिट हुआ है तो इसने फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया, कॉस्ट में तो ये आता ही नहीं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम रह गया। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, क्या करोगे? ऐड। और ऐड में लिखोगे आइटम्स क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, डैश करके डिविडेंड 18,000। बस सारी आइटम्स हो गई बेटा। चेक करो 340 640 प्लस 20 30 18 10,400 12 640 60 325 600। और बताओ ये 325 600 बेटा क्या होगा आपका? प्रॉफिट एज पर, बताओ, फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये टैली हो जाएगा बेटा आपका, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कॉपी कर लो। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, लो कॉपी करो। करें एक और क्वेश्चन, चलो आओ बेटा मेरे साथ आप लोग आओगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। फॉलोइंग इज द समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर से आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएल दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, नेट प्रॉफिट। फिर आपको सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दे रखा है, और वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल लगा, वेजेस लगी, वर्क्स ओवरहेड। फिर उसने कहा कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स शो दैट इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट वर्क्स ओवरहेड हैव बीन चार्ज्ड एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट
Administrative overheads have been recovered at 3 rupees per finished unit and selling overheads are 4 rupees per unit sold. Prepare costing PL and a reconciliation statement. तो फिर से आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. चलो बनाओ मेरे साथ. क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लगेगा बेटा? मटेरियल कंज्यूम्ड. चलो देखो क्वेश्चन. मटेरियल कंज्यूम्ड लगा आपका 7,08,000. फिर लगेंगी आपकी डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस लगी 371. डायरेक्ट वेजेस 371. टोटल करेंगे तो आ जाएगा 10,79,000. ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स. देखो नीचे क्वेश्चन में नीचे आओ. फैक्ट्री ओवरहेड्स है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट है 10,79,000, उसका 20% 215,800. तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 12,94,800. ये आपकी आ गई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है, वो तो है नहीं, माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. देखो जरा एड अप कर दो. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 17 + 8 25 + 5 30. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 30. तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट 12,64,800. फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं 3 रुपीज पर फिनिश यूनिट. फिनिश यूनिट मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. तो चलो वर्किंग नोट बनाओ. यूनिट्स प्रोड्यूस निकालेंगे जरा. वर्किंग नोट बनाओ. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. फिर से वही प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला लिखो बेटा. प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. चलो बताओ. सेल्स है 30,000 यूनिट्स. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 1,000 यूनिट्स. तो सेल्स 30,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,000, ओपनिंग स्टॉक है नहीं. तो प्रोडक्शन हो गया 31,000 यूनिट्स का. ठीक है, चलो. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं. एक यूनिट प्रोड्यूस्ड का 3, तो 31,000 यूनिट्स का 93,000. ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. 13,57,800. इसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो है नहीं, माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 1,000 यूनिट्स का. तो बेटा पहले निकालो कॉस्ट पर यूनिट. एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट निकालो. टोटल कॉस्ट आई है 13,57,800. कितने यूनिट्स को बनाने की? 31,000 यूनिट्स को बनाने की. तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आ गई 43.8. ठीक है, तो करो. एक यूनिट को बनाने की 43.8
तो 1000 यूनिट्स को बनाने की 43,800, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 13,14,000। फिर आप इसमें ऐड करोगे सेलिंग ओवरहेड्स। पढ़ो जरा सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं। 4 पर यूनिट सोल्ड, तो एक यूनिट सोल्ड का 4, तो 30,000 यूनिट सोल्ड का 1,20,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 14,34,000, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और बाय साइड पे आपकी क्या आ जाएंगी, सेल्स। बेटा सेल्स देखना कितनी थी, 15 लाख, सेल्स है 15 लाख, तो प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट हो गया 66,000। ये प्रॉफिट आ गया एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, सॉरी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। चलो अब बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कॉपी करो पहले यहां तक। चलो बनाए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आओ मेरे साथ। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग करेंगे हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स अभी हमारा कितना आया बताओ, 66 ऐड और लेस। चलो दोनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं, देखते हैं डिफरेंसेस कहां कहां पर हैं। अच्छा सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड 7,08,000 और यहां पर भी 7,08,000 सेम है। डायरेक्ट वेजेस 371, डायरेक्ट वेजेस 371, तो यहां तक सेम है। फैक्ट्री ओवरहेड्स 215,800 और यहां पर 213। अब सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा बुक करे तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा। कम प्रॉफिट से ज्यादा पे जाना है, क्या करोगे, ऐड। और ऐड में क्या लिखोगे बताओ, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने रुपए का ओवर एब्जॉर्प्शन है, 2,800 रुपीज का ओवर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यहां पर भी 30 है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यहां पर भी 30 है, तो सेम है। ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 93 और यहां पर है 95,500, तो बताओ कॉस्ट अकाउंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कम बुक करे हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम। ज्यादा से कम पे जाना है, क्या करोगे, लेस, और इसे कहोगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कितने रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन, 2,500 रुपीज का। ठीक है। अच्छा फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यहां पर है 43,800 और ट्रेडिंग पीएल में है 40, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट, कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा हो गया, फाइनेंशियल का कम। ज्यादा से कम पे जाना है, लेस, और लेस में आप क्या लिख सकते हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितने रुपए का ओवर वैल्यूएशन है, 3,800 रुपीज का ओवर वैल्यूएशन है। पॉइंट आ गया बेटा। और लास्ट है सेलिंग ओवरहेड्स 120 और यहां पर है
113,500। तो फिर से बताओ, सेलिंग ओवरहेड्स कॉस्टिंग में ज़्यादा हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा। कम प्रॉफिट से ज़्यादा पे जाना है, ठीक है, क्या करोगे, ऐड, और इसे कहोगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स 6,500। बस टैली करो इसे, 66 प्लस 2800 प्लस 6500 माइनस 2500 माइनस 3800, 69,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर, बताओ, फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये आ गया आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा चैप्टर है, कॉपी कर लो यहां तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटे। सब बताओ, क्वेश्चन सबको क्लियर हुए दोनों? ठीक है, चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।